food and public distribution. Honorable members, we are taking 0 over now. Since the time is short, I request the members to be brief. Shri Saptagiri Shankar. Thank you, Speaker, sir. The Odisha government has proposed to develop greenfield airports in 5 locations to boost intrastate and interstate civil aviation facilities, mainly catering to industrial hubs. Sir, Rayagada is a perfect candidate for setting up an airport given the number of industries it has, especially JK Paper Mill, IMFA, Utkal Alumina, Hindalco plant at Kansaragada, which is coming up, which is a new plant at Rayagada. Also, the Rayagada Railway Division is set to be operational very soon, making it a major railway junction. Sir, it's a potential tourist hub with Majigorani Temple, Chattikona, Meenachola, etc. It has 21 banks, autonomous educational institutions, ITIs and engineering colleges. A lot of people from Rayagada, they're settled abroad and they're working in blue chip companies, which can really be utilized for this airport tickets. Sir, on the availability of land, the Jaipur sugar mill is closed and around 500 acres of land is now available with the state government that can be leveraged for either airports or medical colleges. Would request the government to kindly consider the request to start air service from Rayagada at the earliest. At the same time, sir, the runway at Jaipur airport is only 1200 meters and we need to increase it to 2700 meters and the width from 30 to 45 meters so that it can be upgraded from 2C to 3C category. So I'd like to request the airport Dr. Shivaji Ministry to Bandappa. expedite the Jaipur airport request as well, sir. Thank you. Very good. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के मेरे लातूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में उदगीर एक अग्रणी सरकारी मिल्क पाउडर प्रोडक्शन यूनिट था जिसका परिचालन पिछले कुछ सालों से बंद कर दिया गया है। विगत वर्षों में इस यूनिट को पुनः शुरू करने की कई बार कोशिश हुई लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के पुनरुत्थान के लिए इसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंपे जाने के लिए केंद्र सरकार के पास काफ़ी समय पहले एक प्रस्ताव भेजा था। भारत सरकार ने इस पर अपनी सहमति भी दे दी थी और एनडीडीबी को इस पर आगे कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। Members, please take your seat. परंतु अभी तक एनडीडीबी की ओर से कागजात से बाहर धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बंद पड़े मिल्क पाउडर प्रोडक्शन यूनिट को व्यापक जनहित में पुनः चालू करने की कोशिश करें और जल्द से जल्द इसे चालू करके वहां के किसानों को राहत दे। धन्यवाद। Shri Rudranarayan Pani. उड़ीसा के तालचेर में एक फर्टिलाइजर प्लांट 70 के दशक में हुआ था। बाद में गलत परिचालन के कारण वो 90 के दशक में बंद हो गया था। नाउ देयर इज ए जॉइंट वेंचर तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड। उसके काम का कैसे प्रगति हो और वो प्रोजेक्ट कैसे जल्दी समाप्त हो, ऐसा मेरा निवेदन है। नहीं तो 2018-22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाके वहाँ पर जो शिलान्यास किए थे, उस समय के जितने लागत उसमें क्या किया गया था, अब वो अपने आप बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड TFL का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इससे सारा राज्य को और ढेंकनाल लोकसभा क्षेत्र, संबलपुर लोकसभा क्षेत्र को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। Shri Bajrang Manohar. अध्यक्ष महोदय, मी महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यामधील शेतकऱ्यांच्या विषयी बोलणार आहे। शेतकऱ्यांचा पीक विमा या योजनेखाली शेतकरी आमच्या बीड जिल्ह्यातून बराच वेळेस विमा भरतात, प्रत्येक वर्षी भरतात। 2020ला शेतकऱ्यांनी विमा भरला। शेतकऱ्यांकडे अशी आर्थिक परिस्थिती, आमच्याकडे दुष्काळी जिल्हा असल्यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती तेवढी चांगली नसते, तरी पण शेतकरी विमा भरतात आणि विम्याचे पैसे त्या शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत। माझ्या शेजारच्या धाराशिव जिल्हा असेल, परभणी जिल्हा असेल, लातूर जिल्हा असेल, त्यांना पैसे मिळाले, पण माझ्या जिल्ह्याला पैसे मिळाले नाहीत। याच्यासाठी शासनाने सदरील कंपनीला आदेश देऊन माझ्या जिल्ह्यातील लोकांना पैसे मिळायची व्यवस्था करून दिली पाहिजे। एवढंच नाही
तर सन 2023-24चा पण मागच्या वर्षी जो शेतकऱ्यांनी विमा भरला आहे त्याचा सुद्धा अग्रिम पीक विमा जो मागच्या वर्षी जो शेतकऱ्यांनी भरला आहे त्याचा सुद्धा अग्रिम काही शेतकऱ्यांना मिळाला आहे, पण अग्रिम आणखी मिळाला नाही आणि अंतिम विमा पण आणखी शेतकऱ्याला मिळत नाही. त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना ही पीक विमा देण्यासाठी शासनानं सदरील कंपनीला आदेशित करावे व आमच्या शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळाला पाहिजे. बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणं हे गरजेचं आहे. पीक विमा देण्यासाठी आपण कंपनीला आदेशित द्यावा ही विनंती. Thank you. Thank you. Dr. Angomach Bilmol. Mr. Chairman, I want to draw the attention of the House and the Government of India that the crisis that Manipur has been experiencing for the last 14 months, peace effort has been made, and there was an agreement achieved between two communities in the district of Jiribam on 1st August, mediated by the security forces. But unfortunately, which is subverted by communal, divisive and sectarian forces, and they started attacking villages and so on. I think the government of India must take stern action against these communal, divisive forces which have created havoc in the state for the last 14 months. I would like to remind the government of India and this House that the government of India has a historical, political, moral and legal responsibility to defend Manipur as an entity that existed before the commencement of this constitution, as stated in the Schedule 1 of the constitutions. And in fact, in the instrument of vexation signed by the Maharaja, the then Maharaja of the state, on 11 August 1947, the defense of the state was handed over to the government of India, and therefore, the government of India must take stern action against these divisive forces aided by the foreign elements, and we need to take necessary steps to delineate citizens from the non-citizens, because we have foreign elements and illegal immigrants which are creating havoc with these divisive elements within the state. And I appeal to this House as well as the government of India to make sure that Article 19 works in the state of Manipur and people have this capacity to move freely on the highways as well as territories within the state of India. It should not be restricted because one belongs to one community or the other. And in the end, I would like to conclude with this remark that the properties of the internally displaced people must be protected. There have been images of houses being blown up and villages being wiped out in order to subvert the peace process, so that once you destroy the villages, you can't go back. This has been happening. I think the government of India must take immediate actions to ensure that the properties of the displaced people are protected in the state of Manipur. Thank you, Mr. Chairman. Shri Antony. Thank you, Chairman. Chairman, I would like to address a serious concern that affects the livelihood of numerous rubber farmers in our country. There are reports indicating that the government is considering implementing a maximum price limit or slab for natural rubber, which will have a far-reaching and devastating consequences for the farmers who depend on it for their survival. It is also learned rubber cultivation is crucial to the economy of several states, especially in Kerala, where many small and marginal farmers rely on it for their livelihood. These farmers already struggle with the fluctuating market prices and increasing production cost. It's important to note that up to this point, there has been no minimum support price for rubber in India. Instead of imposing a maximum price slab, the government should focus on establishing a fair and remunerative minimum support price for rubber. This should provide farmers with a guaranteed income and protect them from market fluctuations. Chairman, I urge the government to reconsider implementing a maximum price and to engage with the stakeholders, including rubber farmer associations and industry experts, to develop a solution that supports the interest of our rubber farmers. Thank you. Shri Gaurav Gogoi. Thank you, Chairperson. I want to raise the important issue of the stepmotherly treatment of the Northeast Frontier Railway Zone towards the state of Assam and the rest of the Northeast. During COVID, many trains which were running were closed down, and even now that the COVID has passed, though trains that have been stopped are no longer resumed.
I want to raise the point that 05819 Dekorgara Dibrugarh Intercity, 55904 Mariani Jorhat Golaghat Dimapur, 12525 Dibrugarh Kolkata, 15771 Alipurdwar Kamakhya, Guwahati Rongya New Bongaigaon 55818. These are important trains which were running prior to COVID, and after COVID these trains were stopped, and now that COVID has passed, these trains are still no longer operation. In addition to this, there are demands related to a level crossing near Longpotia Gaon in Soraido district and the extension of the Brahmaputra Mail to its original destination of Dibrugarh, and the land compensation under Kolajan Karenghat area to Dhemaji district. Sir, there needs to be new lines also. Besides resumption of old railway schedules, there needs to be new lines between Sivsagar, Jorhat, Salna, Khumtai, Tezpur, Silghat. In many cases, the DPR has been submitted in 2020 or 2021, but there has been no progress. And lastly, the point that I want to raise is that the Northeast Frontier Railway Zone should be, in terms of its railway vacancies, be filled up by local youth, because these local youth, they are unemployed, they are agitating, and they are not getting jobs in their own railway zone. Therefore, I demand that the Northeast Frontier Railway Zone come up with a criteria that the Northeast youth get priority in terms of employment. Thank you. Okay, thank you. Shri Yusuf Pathan. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में जूट श्रमिकों और जूट उद्योग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जूट एक महत्वपूर्ण पर्यावरण के अनुकूल रेशा फसल है जो मुर्शिदाबाद, हुगली और नदिया जिलों में उगाई जाती है। यह उद्योग हजारों परिवार का जीवन यापन करता है, लेकिन वर्तमान में यह कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्लास्टिक बैग के बढ़ते हुए उपयोग के कारण कई जूट मिलें बंद हो गई है। जूट की कम कीमत मिलने के कारण कई किसान इस फसल को उगाने में संकोच कर रहे हैं। सरकार ने प्लास्टिक की बैग पर प्रतिबंध लगाया है और जूट बैग का इस्तेमाल करने की सिफारिश की है, लेकिन इसका प्रभाव कहीं दिख नहीं रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जूट मिलों और जूट की खेती को बंद होने से रोकने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाए, ताकि जूट की खेती करने वाले किसानों को उसका सही मूल्य मिल सके और जूट श्रमिकों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान किया जा सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री वीरेंद्र सिंह। नो। श्री वीरेंद्र सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, श्री वीरेंद्र सिंह, मैं आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं। जो देश की शाखा वो विश्वसनीयता से जुड़ी हुई समस्या है। अध्यक्ष जी, हमारे देश में कई ऐसे रियल एस्टेट के कारोबारी बिल्डर हैं जो निवेश के नाम पर गलत सपना दिखा करके देश और विदेश में रहने वाले हमारे एनआरआई भाई से पैसा जमा करा लेते हैं और उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। रियल एस्टेट के कार्य करने वाले बिल्डर के पास हजारों करोड़ रुपया उनका जमा है और मैं सरकार से चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे निवेश करने वाले अप्रवासी भारतीयों की सहायता है कोई सूची तैयार करेगी या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी। मैं सरकार से चाहेंगे कि गुड़गांव के एम्थ्रियम जैसे तमाम कंपनी है, मेरे पास सूची है, यदि सरकार मुझे मौका देगी तो मैं सहायता भी करने को तैयार हूं। मैं सदन से मांग करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर देश के मान और सम्मान और गुडविल के खातिर आवश्यक कार्रवाई करे। धन्यवाद। बर्तुरी माताब, श्री बर्तुरी माताब, श्री बर्तुरी माताब। Shri Barturi Mata, you speak? 0 hour. Yes, 0 hour. मेरा तो कुछ 0 hour नहीं था।
zero over. किसके रेस्पेक्ट के लिए डिस्क्वालीफाई करवाएं? देश की Regarding एक व्यक्ति को रेस्पेक्ट होगा। regarding the new railway line. Honorable Chair, Cuttack has become very saturated. The line from Bhubaneswar to Kapilas Road via Cuttack or from Barang to Kapilas Road via Cuttack has become very saturated. Large number of freight trains are traveling from Talcher to Paradip, though there is a different line or a second line from Haridaspur to Paradip which has been commissioned. It is just a single line for freight traffic. Therefore, it is necessary now to have a third line from Barang to Kapilas Road. Earlier, 20 years ago, one line has been constructed, a second line has been constructed from Kapilas Road to Barang, and it has to travel, it has to build, there has to be 3 or 4 bridges, railway bridges to be constructed on river Birupa, on river Mahanadi, on river Katjodi, and also on river Kuakhai. So there is a need now to have a third line from Barang to Kapilas Road so that most of the superfast trains can travel through Cuttack. Long distance trains to Amritsar and also to Jaisalmer, which bypasses Cuttack, needs also to be traveled, needs also to ply through Cuttack railway station. That I would be happy if the government takes up this third line in the urgent basis. Thank you, sir. Thank you. Shri Manish Tiwari ji. सभापति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय 10 जनवरी 2022 को उच्चतम न्यायालय ने 2 निर्देश दिए थे एक फैसले में। पहले निर्देश में उन्होंने ये कहा था कि चंडीगढ़ प्रशासन ऐसे कोई नक्शे को पारित नहीं करेगी जो 3 मंजिली मकान को 3 फ्लैट में तब्दील करता हो। और उसके साथ साथ एक दूसरा निर्देश उन्होंने ये दिया था कि ऐसा कोई MOU पंजीकृत नहीं होगा जो किसी ऐसी कार्रवाई के ऊपर अमली जामा पहनाता हो जब तक जो विरासतीय समिति है, हेरिटेज कमेटी है, वो विरासतीय रहायशी सेक्टर्स की जो रीडेंसिफिकेशन है उसके ऊपर पुनर्विचार नहीं कर लेती। अब जो विरासतीय समिति थी उसने पुनर्विचार कर ये सुनिश्चित किया कि जो विरासतीय रहायशी इलाके हैं, हेरिटेज सेक्टर्स हैं, उसमें कोई रीडेंसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। पर सभापति महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि शायद जो प्रशासन है, चंडीगढ़ प्रशासन उस उच्चतम न्यायालय के फैसले को ठीक तरह समझ नहीं पाया, उसको अपने संज्ञान में नहीं ले पाया और 9 फरवरी 2023 को उन्होंने एक आदेश जारी किया जिससे चंडीगढ़ में जो हिस्सेदार सेल है, शेयर बाई सेल है प्रॉपर्टी की, पूरे चंडीगढ़ में उसके ऊपर रोक लगा दी गई और इससे लाखों लाख लोगों को तकलीफ हो रही है। सभापति महोदय, कोई कैंसर पीड़ित है, कोई किसी ने अपने बच्चे को शिक्षा के लिए बाहर भेजना है और अब वो अपनी प्रॉपर्टी अपने को-ओनर्स के अलावा किसी को बेच नहीं पा रहे। जो 100 की चीज है अध्यक्ष सभापति महोदय, वो 10 में बेची जा रही है। तो मैं आज ये मांग करना चाहता हूं गृह मंत्रालय से कि 9 फरवरी अध्यक्ष जी को खत्म करने दीजिए। मैं ये मांग करना चाह रहा हूं कि 9 फरवरी 2000। Thank you, Speaker sir, for giving me this opportunity. Sir, I wish to bring an important issue regarding the new rule for admission Kendriya Vidyalaya imposed by Education Department. Sir, Kendriya Vidyalayas were established with the purpose to support families of those employed under central and state who are frequently bound to get transfers during the course of their employment. Speaker sir, until last academic year, it was going on smooth manner for all students. However, with the introduction of new rule imposed from March 2024 by Education Department, admission or transfers are allowed only if it is within permissible upper limits.
Sir, earlier transfers were allowed over and above sanctioned strength of each classes. So with the imposition of new rule, children of paramilitary parents, army personnel, or of any government employees is unable to get admission at the new place of posting due to this new rule, which is affecting the education of the children as well as mental agony of the parents. I request the government to reinstate the old policy. Sir, the basic purpose of establishing the KVs were to help transferable government employees to have uniform school system and comfortable admission to their wards at the new place of posting. Therefore, this scheme should be completely withdrawn and the older provisions of the transfer policy should prevail. I am requesting the Honorable Minister would have a lenient view and restore the older transfer policy immediately. Thank you, sir. Dr. Rani Shri Kumar. Dr. Rani Shri Kumar. Have you called the name? Call the name? Please wait. I wish to bring an urgent matter of importance related to Railway Department, which is pending for a long time in my Tenkasi constituency and causes a great deal of suffering to the general public and residents of Sangrankovil. Sangrankovil in my constituency is a popularly known as Temple City, Grade 1 municipality and a developing city. There is a railway level crossing at Sangrankovil Rajapalayam State Highway, which is a nightmare for the people in that region as it creates frequent roadblocks and traffic congestion every day. There are 12 regular trains and 4 express trains that goes in this way every day. Additionally, there are 4 weekly trains that crosses this level crossing. Every 2 hours, there is a train crossing this level crossing. Because of this, traffic gets choked for another half an hour every time. More than 50,000 vehicles of various types which is crossing at this level crossing every day. There are 4 big schools in this surrounding and around 5,000 students use this level crossing to go to their schools and get back to their homes again. There are government employees working in the nearby power station, block development office and private companies are situated in these surroundings. Apart from the above, there are small street vendors and farmers taking their vegetables and flowers to the nearby markets who suffer losses because of the waiting at this level crossing. Even the patients' ambulances cannot cross this level crossing easily because of this traffic that happens every day. The senior citizen and children are the worst sufferers. Therefore, I request the Union Government through you to take necessary steps immediately to construct a flyover bridge at Sangrankovil Rajapalayam Engineering Special Class Level Crossing number 472, Sangrankovil, Tenkasi District. Thank you. Shri Gajendra Singh Patel. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं मध्य प्रदेश के खरगोन बड़वानी जनजाति लोकसभा से आता हूं। मैं खरगोन बड़वानी जनता के ज़िले की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दूसरी बार मुझे सांसद के रूप में चुना। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं देश भर के 11 करोड़ जनजाति समाज के लोगों का मुख्य विषय को रखना चाहता हूं। एक ऐसी गंभीर बीमारी जिसका नाम सिकल सेल एनीमिया है, जो रक्त से जुड़ी बीमारी है, जो कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से भी ज़्यादा गंभीर बीमारी सिकल सेल है, जो रक्त से जुड़ी होने के साथ में ब्लड की बीमारी है, जो हाशिए के रूप में रहता है, जिससे हाथ पैर में दर्द रहता है, अपचन रहता है, अभूख रहती है और बार बार रक्त भी चढ़ाया जाता है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि देश भर के साइंटिस्टों से, वैज्ञानिकों के माध्यम से इस गंभीर सिकल सेल बीमारी का इलाज का रास्ता सुलभ करें, जिससे ये अनुवांशिक बीमारी, जिससे हमारे जनजाति समाज का वर्चस्व खत्म भी हो रहा है, इसलिए जनजाति समाज को बचाने के लिए इसका रिसर्च भी किया जाए और इसका इलाज भी किया जाए। और मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह भी करता हूँ कि इस सिकल सेल एनीमिया को आयुष्मान कार्ड की योजना में उसको जोड़ा जाए और इसमें मिलने वाली जो पेंशन है उसको 2500 रुपये कर दिया जाए, जिससे हमारे जनजाति समाज को इसका लाभ मिल पाए। तो मैं आप सबका धन्यवाद। श्री पार्था भौमिक। श्री पार्था भौमिक। थैंक यू चेयरपर्सन।
I wish to bring to the kind attention of Honorable Minister of Culture, Government of India, that the repertory grants given to many theatre groups in West Bengal has been stopped without assigning any satisfactory results. Now these groups are doing excellent work in the field of theatre on regular basis. মাননীয় সভাপতি মহাশয় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব একটা সময় বলেছিলেন থিয়েটারে লোকশিক্ষা হয়, 100 বক্তব্য শুনে জানা হবে, একবার একটু দেখলে তাই মনের ভিতরে গেঁথে যাবে। আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রীকে জানাতে চাই, মেঘনাথ ভট্টাচার্য নামে একজন প্রখ্যাত অভিনেতা, 50 বছর ধরে নাটকের গ্রুপ আছে, তার সহায়ক, তার গ্র্যান্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে উইদাউট এনি রিজন। আমি আপনার মাধ্যমে সম্মানীয় মন্ত্রীকে জানাতে চাই যে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বিভাস চক্রবর্তী, সৌম্য মিত্র, স্মৃতি বিজড়িত বহুরূপী, এদের প্রত্যেকের স্যালারি গ্র্যান্ট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা বাংলার কালচারের উপরে একটা বড় আঘাত। এই আমার বক্তব্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যেন পুনর্বিবেচনা করেন এবং কারুর দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে তিনি যেন অরিজিনাল তালিকা প্রকাশ করেন এবং এগুলোকে রেকটিফাই করেন। না হলে বাংলার মানুষ মনে করবে মনরেগা এবং আবাস যোজনায় যেরকমভাবে বাংলাকে বঞ্চনা করা হয়েছে, এখন বাংলার কালচারের দিকে হাত বাড়াচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার, বাংলার কালচারকে নষ্ট করতে চাইছে। আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বারংবার অনুরোধ করছি, আপনার দলের মধ্যে যারা নাটক দেখেন তাদের সাথে দয়া করে একবার কথা বলুন এবং আপনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুন। ওকে, শ্রী অরুণ কুমার সাগর, श्री अरुण कुमार सागर। सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने शून्यकाल में मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मेरे सांसदीय क्षेत्र जनपद शाहजहांपुर में घर्रा, खरनौत, गंगा, बायबुल, रामगंगा, शारदा नहर बहती है। इस बार जुलाई माह में विभिन्न बांधों से अत्यधिक पानी छोड़े जाने के कारण जनपद में भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिस कारण काफ़ी लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हो गए और उनकी फसल भी नष्ट हो गई। मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हमारे सांसदीय क्षेत्र जनपद शाहजहांपुर में भीषण बाढ़ की आपदा में प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए राहत बचाव कार्य के आदेश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में हमने प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करते हुए आपदा में बाढ़ पीड़ितों को बचाने हेतु सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, राहत सामग्री वितरण करने का आदेश दिया। मान्यवर, मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद शाहजहांपुर में बाढ़ से हुई क्षतिग्रस्त का एक केंद्रीय टीम से आकलन करवाकर पीड़ितों को केंद्रीय सहायता तुरंत एवं आवास उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री कुलदीप इंदौरा। आदरणीय सभापति जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद शून्यकाल में मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरे लोकसभा क्षेत्र में किसानों की जो दूषित पेयजल जो आ रहा है उस संबंध में अपनी बात रखना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ जो किसान हैं, आमजन हैं, दूषित पानी के कारण काफ़ी पीड़ित हैं। और मेरे लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर के संगरिया विधानसभा क्षेत्र रतनपुरा में समर्थन मूल्य और दूषित पानी के लिए आज भी किसान वहाँ धरना लगाए बैठा, तकरीबन 6 महीने हो गए। आदरणीय सभापति जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ जो पेयजल आ रहा है वो 3 परियोजनाएं, भाखड़ा, गंग कैनाल, IGNP। पहली बात तो
इन तीनों परियोजनाओं में जो पानी चलना चाहिए 18,000 क्यूसेक की नहर में मात्र 10,000 पानी चलता है। गंग कैनाल जो 2,500 क्यूसेक की नहर है वहाँ मात्र 1,800 क्यूसेक पानी चल रहा है, वो भी दूषित पानी आ रहा है और पानी कम आ रहा है, जिसके कारण ना तो सिंचाई का काम पूरा हो पा रहा है, ना लोगों की आम जन की जो समस्या दूषित पानी के कारण हमारे सामने खड़ी है। मैं बताना चाहता हूँ हमारे दैनिक भास्कर के द्वारा गुरुग्राम फेयर लैब की तरफ से पिछले दिनों जांच करवाई गई। उस जांच में जो पानी में तय मानकों से कैंसरजनक तत्व ज़्यादा खतरनाक है। इस लैब के माध्यम से एल्युमिनियम जो 144 गुना अधिक है, गंदलापन 144 गुना से अधिक है, लोहा जिसकी मात्रा 5 गुना अधिक है, और इसी प्रकार से आयरन, निकेल, अन्य तरह के मैग्नीशियम जो घातक है हमारे लोगों में, कैंसर, लीवर, दुनिया तरह की बीमारियों से हमारे लोग ग्रस्त हैं, जिसमें 15 जिले इससे प्रभावित है, तकरीबन 2 करोड़ लोग भी प्रभावित हैं। माननीय, मैं कहना चाहूँगा कि इस पर गंभीरता से लें, क्योंकि पत्रिका ने भी इसमें सर्वे कराया। पत्रिका के सर्वे के बाद भी इस तरह की रिपोर्ट उजागर हुई, तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ इसको गंभीरता से लें ताकि आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित हो सके। धन्यवाद। आपने मुझे 0 आवर में बोलने का मौका दिया चेयरमैन सर। सर, वाघा बॉर्डर ट्रेड जो बहुत पुराना अमृतसर से साथ लगता है, पाकिस्तान के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था, लेकिन बालाकोट अटैक के बाद 200% कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद उसको बंद कर दिया गया, जो वाइबल नहीं रहा। सर, ये पुरातन ट्रेड है, क्योंकि हमारा सामाजिक तौर पर और ऐतिहासिक तौर पर सभ्याचार एक है, और हमारे जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट के लिए कम से 500 ट्रक डेली आते थे सर, लेकिन बालाकोट अटैक के बाद उसको बंद कर दिया गया। 10,000 लोग बेरोजगार हो गए। एक तरफ तो हम इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं सर, लेकिन जो रोजगार था वो बंद कर दिया गया। करीब सर जब व्यापार जब बंद हुआ, बहुत कुल्ली और बहुत ट्रक वाले, बहुत जो वर्कशॉप वाले सब बेरोजगार हो गए। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, वाघा बॉर्डर ट्रेड दोबारा शुरू करना चाहिए सर। ICP बनी है 120 एकड़ में, 13 अप्रैल 2012 को उद्घाटन हुआ, क्योंकि सर अमृतसर और लाहौर का पुरातन रिश्ता है, ये व्यापार के केंद्र रहे हैं, वो अफगानिस्तान तक और UAE तक व्यापार यहाँ से होता था। बंगाल और कलकत्ता के बीच जो रोड बनी है शेरशाह सूरी मार्ग, यह दर्शाती है कि पुरातन ये एक इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी, लेकिन सर सरकार ने इसको बंद कर दिया। 1965 और 1971 में भी जंग हुई, लेकिन ये व्यापार बंद नहीं हुए सर, उसके बाद भी शुरू हुए। मेरी सरकार से दरख्वास्त है सर, प्लीज, हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, रोजगार चाहिए, इंडस्ट्री हमारे पास है नहीं, और ये रोजगार जो वाघा बॉर्डर ट्रेड है इसको शुरू किया जाए और सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले। 10,000 लोगों के रोजगार। श्रीमती रचना बैनर्जी, सर मेरी सरकार। Thank you, sir. Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity to speak here today. Thank you so much, sir. I rise today to draw the attention of this esteemed House, sir, to a grave issue that has been plaguing the people of my constituency, Hooghly, sir. The relentless Ganga riverbank erosion in the Balaghar region is causing severe distress and devastation to the lives and the livelihoods of our citizens, sir. Speaker, sir, the Ganga River traverses through Hooghly districts, approximately 74 kilometers, sir, of which around 34 kilometers are urban and 44 kilometers are rural, sir. The rural stretch predominantly falls within this Balaghar block, sir. A more than 2 kilometer stretch of the riverbank area from Guptipara Ferry Ghat onwards in Balaghar is experiencing rapid erosion affecting our 9 Gram Panchayats, sir. In the rural areas, there are several charlands, sir. Thousands of families are losing their homes, agricultural land because of this, and access to basic amenities, sir, due to the relentless force of nature in this whole region. Lack of proper dredging has further aggravated this situation, leading to the formation of sandbars, sir. These sandbars obstruct the natural flow of the Ganga River, causing erosion and further damages, sir. I will take only few seconds more, sir. Speaker, sir, there is an urgent need for a comprehensive Balaghar master plan. One,
commission and comprehensive study to evaluate the extent of erosion and understand underlying causes under vulnerability zones. Number 2, sir, construct and maintain robust embankments by reinforcing the vulnerable stretches, sir. Number 3, sir, initiate timely dredging operations to maintain the river's depth, prevent sandbar formation and stabilize the river bank, sir. I request the government to protect our river bank, safeguard our communities, sir, and restore hope to the people of Balaghar and ensure that their plight is alleviated through timely and effective action. Thank you so much, sir. Thank you so much. Shri Gopalji Thakur. Shri Gopalji Thakur. Yes. माननीय सभापति महोदय, Gopalji Thakur. जी माननीय सभापति महोदय, पूरे मिथिला क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण विषय बहुत दिन से लंबित मांग रहल जे उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में हाई कोर्ट के एक बेंच के स्थापना कैल जाए। महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में एयरपोर्ट, एम्स, आईटी पार्क, सुपर स्पेशलिटी, प्रथम एक्सप्रेसवे, 6 लेन, आरओबी तमाम जे उत्तर बिहार के वास्ते आवश्यकता छल। देश के आज़ादी के बाद देशक यशस्वी प्रधानमंत्री हमरा दलन। अब पूरे मिथिला क्षेत्र का एकटा मांग महत्वपूर्ण रह गल है जे दरभंगा में पटना के हाई कोर्ट के एकटा बेंच के स्थापना हो ताकि उत्तर बिहार के 8.5 करोड़ आबादी के और 22 जिला जे उत्तर बिहार में पड़त है तकरा जबरदस्त लाभ है। महोदय, आदरणीय माननीय मंत्री जी से हमार विनम्र निवेदन है जे दरभंगा में पटना हाई कोर्ट के बेंच करवा के लिए आवश्यक कदम उठाल जाए और निश्चित रूप से ये कदम मिथिला क्षेत्र के वास्ते न्यायिक कार्य में सुविधा भेटत और पटना हाई कोर्ट के कार्यभार में भी कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रशांत पडोले जी. Shri Prashant Padole ji. No, we are going to call you. The 3 more speakers are there. After that, we will call you. 3 more speakers are there. After that, we will call you. Please take your seat. No, just don't say anything. Let Padole speak. Prashant Padole ji. Is the speaking call next member? Navaskani. K. Navaskani. Not next. Call the next. Raja Boli Raji. Train service between Nasik Road and Kasara and Kalya. The existing service to Kasara station is inadequate, causing hardship for thousands of daily commuters from Nasik to Mumbai. Despite a successful test run, the project was stalled, leaving the people of Nasik and Thane district in alert. I request to investigate, identify the results of this project. I urge you to direct Central Railways to commence this service as soon as possible, providing a timeline for completion. I request you to take immediate action to address the concerns of the people of Nasik, Mumbai and North Maharashtra. Thank you, sir. मेघवाल जी. चेयरपर्सन सर, मैं आपके माध्यम से सदन में कुछ सदस्य जो ये विषय उठा रहे हैं, इस संबंध में हमारे
खेल मंत्री जी 3 बजे जवाब देंगे। एक स्टेटमेंट देने वाले हमारे खेल मंत्री जी, जो अभी जो ओलंपिक में जो हमारे कुछ सदस्य विषय उठा रहे हैं, उस विषय पर ही 3 बजे खेल मंत्री जी एक स्टेटमेंट देने वाले हैं। राहुल जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री राहुल No, sir, this is not fair, sir. कोई रिकॉर्ड में nothing is going on to record except Rahul ji. Nothing is going to go on record. Rahul Gandhi ji. Nothing has gone into the record. Nothing has gone into the record. You speak. You speak. Rahul ji. Rahul ji. You speak, sir. Let him speak. You please take your seat. Please take your seat. Let him Speaker, speak. sir. You please take your seat. Let him speak. You please take your Speaker, seat. sir. Speaker, sir. There has been a tragedy in Wayanad. I am absolutely amazed that they are not allowing us to give a statement on this. Speaker, sir, thank you for You have permitting given a me. notice on why not. Speak only on why not. Well, I'm speaking on Wayanad. Okay, please. No, you please sit down. You please sit down. What is your order? No, you please sit down. Don't do that. Rahul ji, you speak. कैसी बॉडी लैंग्वेज थी सर? ये कैसी बॉडी लैंग्वेज थी? Rahul ji, you speak. से बात करिए मंत्री जी। आप सभ्यता से बात करिए। आप सभ्यता से बात करिए। शालीनता से बात करिए। Rahul ji. You speak. आप शालीनता से बात करिए मंत्री। Speaker, sir, thank you for permitting me to raise this issue of the tragedy in Wayanad. I visited Wayanad with my sister some days back, and I saw with my own eyes the devastation, the pain and suffering that resulted from this tragedy. Almost 2 kilometers of the hill had just collapsed, and almost a river of stones, river of mud had come down. And more than 400 people, more than 200 are dead, and vast number are missing. But the eventual casualty is going to be 400 plus, is what it seems. I'd like to commend the work of the union and state government.
of NDRF and SDRF, of the Army, Navy and Coast Guard, District Administration, Forest Department, Fire and Rescue, health personnel, and assistance also from the states Karnataka and Tamil Nadu, Telangana. It was also nice to see that all communities came together. Everybody came together to help the people. People from different ideologies, different communities, everybody came together and helped. Landslide has cut vital roads and has made it nearly impossible for rescue teams to reach the far reaches. This is, I think, a huge tragedy, sir. And it's a very concentrated tragedy located in one very specific area. So I would urge the Union government to support a comprehensive rehabilitation package for Wayanad, including for building disaster-resilient infrastructure and to help the affected communities. I would also like to urge the Union government to enhance the compensation that people are getting. And finally, I would also like to urge the government to declare the Wayanad landslides as a national disaster. Speaker, sir, I saw it with my own eyes, and I've seen many disasters. I've visited many different places where disasters have taken place, but it was very, very sad to see here that in a number of cases, only one member of a family is remaining. Mother, father, grandmother, brother, everybody is dead, and there's only one person remaining. Sometimes the person is a child, sometimes the person is an adult. So it was a real tragedy to see that. And I'd like to also thank the entire House for the support that everybody has given to the people of Wayanad. Thank you. Honorable members, the matter under Rule 377 shall be laid on the table of the House. Members who have been permitted to raise the matter under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for the which text of the matter has been received at the table within the stipulated time, and the rest will be treated